की डायरेक्ट आईपी होती है ना। ओके। सर्वर की जो डायरेक्ट आईपी होती है ना, एक आईपी होती है ना हर एक सर्वर की, प्राइवेट या पब्लिक जो भी है, तो उसको शेयर नहीं करती है क्लाइंट के साथ। हम्म। तो क्या करते हैं कि एक ही सर्वर पे दो अलग अलग ईएनआई कार्ड अटैच करते हैं। ईएनआई का मतलब वही हो गया इथरनेट कार्ड, इथरनेट 1, इथरनेट 2, है ना। इथरनेट इज द आइडेंटिटी फॉर दैट पर्टिकुलर मशीन, है ना। बाय यूजिंग द इथरनेट, उसी से तो नेटवर्क इंटरनेट आती है ना अंदर में। तो आप एक ही मशीन पे दो अलग अलग ईएनआई अटैच कर रहे हो, बट व्हाट यू वांट इज यू वांट टू शो सम डिफरेंट रेंज ऑफ आईपी एड्रेस टू योर क्लाइंट, जो कि आपका थर्ड पार्टी है। कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी, है ना, गूगल हो सकता है या फिर फेसबुक हो सकता है, कोई ऐसी कंपनी है जो आपकी सर्विस यूज़ कर रही है। तो उन्होंने बोला कि यार मैं ना ये वाली सर आईपी को ही सिर्फ अलाउ करूँगा, 008, मान लो ऐसा उसने बोला कि मैं इसी आईपी को सिर्फ अलाउ करूँगा और किसी आईपी को अलाउ नहीं करूँगा। उसने एक रेंज ऑफ आईपी एड्रेस दे दिया आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपके पास तो एक सी आई डी आर ऑलरेडी था जो कि आईपी दे रहा था 10.0.0.1 ऐसा करके दे रहा था, ठीक है। लेकिन उसने आपसे क्या बोला कि यार तुम ना ऐसा वाला आईपी दोगे तभी मैं अलाउ करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सेम EC2 इंस्टेंस रनिंग हो रही है उसमें एक नया ENI अटैच करना पड़ेगा। ENI ये आपको अटैच करना पड़ेगा। जब आप ये अटैच करोगे ना तो आपको ये पूछेगा कि कोई कस्टम आईपी है तुम्हारे पास तो तुम डाल सकते हो। उस समय आप ये वाली आईपी जब डालोगे, ठीक है, तो ये आईपी एक पर्टिकुलर सीआईडीआर से बिलोंग करती होगी, है ना। तो ये आईपी एक सबनेट हो गई और इसका जो बैकग्राउंड में सीआईडीआर है वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, इसीलिए आपको वो पर्टिकुलर सीआईडीआर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास दो सीआईडीआर, एक ही सीआईडीआर के अंदर में दो पर्टिकुलर रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस होंगे। एक ये 212 वाला होगा और इससे एक सबनेट निकलेगा और उस सबनेट को आप यहाँ अलाउ करोगे। मतलब एक मशीन में दो डिफरेंट सबनेट्स यूज़ हो रहे होंगे। ये वाला जो ट्रैफिक होगा वो ट्रैफिक इसके साथ शेयर होगा, गूगल के साथ में या फिर फेसबुक के साथ में, जो भी है थर्ड पार्टी उसके साथ में। और ये वाले ट्रैफिक के साथ में इंटरनल पूरा कम्युनिकेशन होगा सारे सर्वर्स के साथ में। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, हवा हवाई सा, लेकिन हमने जब तक किया नहीं है तब तक लगेगा ही। जब हम करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि एग्जैक्टली कैसे कर रहे हैं। ये मैंने जो डिस्कस किया ये जस्ट ए यूज़ केस था। ठीक है रोशन भाई। तो अभी हम सब ने वो आरडीएस वाला कर दिया है ना। अच्छा, अभी आरडीएस में ना कुछ कुछ इश्यूज भी आए हुए हैं कम्युनिकेशन के, तो अली भाई आप शेयर करो स्क्रीन और देखते हैं क्या इश्यूज आ रहे थे अपने को। आरडीएस को कनेक्ट करने में हमें कुछ इश्यूज आ रहे थे ना मशीन से। लेट मी स्टॉप शेयरिंग। अली भाई आर यू शेयरिंग योर स्क्रीन? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। यस। अभी आ रही क्या हाँ आवाज? हाँ, अभी तो बढ़िया आ रही है, एकदम लाउड एंड क्लियर। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यस आपको। प्लीज। इसमें कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, आप कर नहीं पा रहे हो क्या शेयर? हाँ एक्चुअली ना ये मैंने आज मोजिला में ओपन किया है, तो
इसमें अलाउ नहीं कर रहा मेरे को ये शेयर स्क्रीन। हाँ, इसमें इश्यूज हैं। ठीक है, एक काम करते हैं ना, आपका जो इश्यूज है ना वो हम वहाँ पे देख लेंगे ऑफिस में ही, ठीक है। ठीक है, हाँ ये ठीक रहे। तो किसी और को कोई इश्यूज आ रहे थे हमें? अच्छा अमित, आपने वो आरडीएस वाला वीडियो देख लिया? आरडीएस आपने लॉन्च किया है? नहीं रोशन, अभी नहीं देखा। मैं इस वीक में पुराना जितना भी पेंडिंग है सब कवर करूंगा इस वीक में। ठीक है, ओके। क्योंकि हम अगले वीक से प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल, मैं मैच मैच कर लूंगा, अगले 2-3 दिन में सब मैच कर लूंगा। ठीक है। और अवनीत, अंकु और रोहित, और आप लोगों ने कर रोशन, लिया आरडीएस? रोशन भाई मेरा भी नहीं हुआ क्योंकि मैं एक वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन पे कर रहा था काम, अच्छा, डिफरेंट रीजन में और डिफरेंट अकाउंट में। ओके। तो मैं उसमें स्टक कर गया था, वो समहाउ मैंने कर लिया थोड़ी देर पहले कंप्लीट। अच्छा अच्छा, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाया। ठीक है। मैं आज फिनिश करूंगा उसको। ठीक है, वेरी गुड। अ, मैंने इंस्टॉल किया था, बस उस पे यूज किया था, पर मैं वर्डप्रेस के थ्रू करने की ट्राई कर रहा था। वो अभी हुआ नहीं है, वो पेंडिंग है अभी। EC2 इंस्टेंस पे ना वर्डप्रेस इंस्टॉल करके ब्राउजर पे एक्सेस करने की ट्राई कर रहा था, वो पेंडिंग है अभी। अच्छा वैसे अच्छा। नॉर्मली इससे तो हो रहा था, जैसे आपने कल किया था ना, नॉर्मली हम्म। EC2 से वो अच्छा, तो हो रहा है। हाँ वो भी हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा परमिशन परमिशन चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होगा। हाँ जी, वो पेंडिंग है थोड़ा। ठीक है, अमित भाई। रोशन ये वीपीसी पेयरिंग मैंने भी किया है, हाँ, लेकिन अभी आरडीएस वाला बचा हुआ है। अच्छा। और एक क्वेश्चन ये था कि आरडीएस क्या मैंडेटरी है? कोई भी एप्लीकेशन सर्वर आप लॉन्च कर रहे हो तो आरडीएस देखो, ऐसा जरूरी है करना नहीं या है, फिर? ऐसा नहीं है। मैंने कल ही बताया था कि आपके पास ना डाटाबेस के बतेरे ऑप्शंस होते हैं, है ना। या तो आप EC2 इंस्टेंस लॉन्च करो, वहाँ पे माई सिक्वल डाल दो, है ना। लेकिन जब वहाँ डालोगे, जब आप प्रोडक्शन में जाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन के लिए आपको क्लस्टर सेटअप करना पड़ेगा, है ना। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, बैकअप होना चाहिए, रिस्टोर, पॉइंट इन टाइम रिस्टोरेशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसका, अगर आप वो चीज़ खुद से नहीं करना चाहते हो, है ना, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, यू कैन यूज़ आरडीएस, ठीक है। तो अगर आप आरडीएस यूज़ करोगे तो आरडीएस आपके लिए वो सारा काम कर देगा, मतलब पॉइंट इन टाइम बैकअप ले लेगा, स्नैपशॉट्स करेगा, मेंटेनेंस हमने देखा था, मेंटेनेंस मोड था उसमें। अगर आपको कुछ अपग्रेड आया है, कोई पैच आई है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली वहाँ से कर सकते हो। तो ये एक मैनेज सर्विस है, ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यूज़ करना ही है, बट इट इज़ अ मैनेज सर्विस। इफ़ यू विल यूज़ दिस सर्विस, योर लाइफ विल बी लिटिल बिट ईजी, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट हो कि EC2 में माई सिक्वल डाल के मैं वहाँ से यूज़ करूँ, यू कैन यूज़ दैट, ठीक है। तो यही है। बाकी अगर कहीं फ्यूचर में मान लो आप कहीं गए ऑर्गेनाइजेशन में और आपको बोल दिया है कि नहीं, अपने को तो आरडीएस ही चाहिए, तो उस समय वी शुड हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट ना, कि हाँ मैंने किया था वहाँ पे तो मुझे पता है कि कैसे करते हैं। या फिर कहीं मीटिंग में बैठे रहो तो आपसे पूछ ही ले कि वाई वी आर नॉट यूजिंग आरडीएस, वाई वी आर यूजिंग EC2, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना चाहिए, बस, और कोई नहीं। जैसे यूज केस यही है क्या कि जैसे आपने कोई EC2 सर्वर लॉन्च करा, ठीक है, और उसमें आपका तो वो जैसे प्राइम है, आपका प्राइम पूरा चल रहा है, तो प्राइम के जो भी यूजर्स हैं, उनकी क्रेडेंशियल्स हैं और उनका जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है एंड एवरीथिंग, दैट इज स्टोर्ड इन योर माई सीक्वल, और करेक्ट, वो आप थ्रू माई सीक्वल EC2 के अंदर लॉन्च करके भी कर सकते हो या आप आरडीएस बना के भी कर परफेक्ट, सकते यस, हो। सही बट समझे। जो उसमें डेटा है, लाइक, है ना, हाँ, है ना, बट जो उसमें डेटा है, जैसे वीडियोस हुए, जो भी आपकी सीरीज हुई, जो सारी जो हैवी डेटा, हाँ, दैट विल ऑल बी स्टोर्ड इन S3 बकेट, करेक्ट राइट? करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही समझे। क्योंकि यहाँ डाल दोगे तो यहाँ पे तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी ना, फिर यहाँ ज़्यादा पैसा भी लग जाएगा, आपको IOPS ज़्यादा कंज्यूम करेगा अगर आप वीडियो यहाँ से दिखाने राइट, लग जाओगे तो, राइट, है ना। तो डाटाज तो वहीं रहेगा S3 में ही, लेकिन जो ट्रांजेक्शनल थिंग्स होती है वो तो आप DB में ही रखते हो ना, कि कौन सा यूज़र ने कितने रुपए दिए, कितने ठीक रुपए है। ऑटोमेटिकली डिडक्ट होना चाहिए, ये सब चीज़ें तो DB में ही रहेंगी, है ना। तो राइट, इसीलिए ठीक है। डाटाबेस की, जैसे मतलब जो भी यूज़ केस होता है ना डाटाबेस का, आप ये समझ लो, जो भी यूज़ केस होता है किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए डाटाबेस का, तो उसी यूज़ केस के लिए हम आरडीएस यूज़ कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। ओके।
अब आगे चलते हैं। राउट 53 आज का टॉपिक था, राउट 53 SES SNS। ठीक है। तो हम सब में से कितनों को पता है कि राउट 53 का काम क्या है? It is a DNS service available in AWS Cloud, I guess. हाँ हाँ। मुझे ये आप हर चीज को एक्सेस करने के लिए आईपी ना यूज करो, तो उसको एक FQDN नेम के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। बैकएंड नेम रेजोल्यूशन राउट 53 करेगा। करेक्ट, नेम रिजोल्यूशन करेगा, सही बात है। और कोई? ठीक है, जैसा अमित ने बताया वो बिल्कुल सही था, ये नेम रिजोल्यूशन करेगा। अगर आप किसी सर्विस को इंस्टॉल करते हो और चलाते हो, है ना, चलो ये करके देखते हैं कि आखिर ये कैसे करेगा, क्योंकि राउट 53 तो करना आसान है, लेकिन हम यहाँ से करके देखते हैं। मेरे पास एक जेनकिंस मशीन चल रही है, ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर अपन देखते हैं कि कैसे होगा। अच्छा, और ये जेनकिंस को मैं EC2 के थ्रू, अच्छा आप लोगों को वो याद है जो लैब हमने किया था लोड बैलेंसर वाला, जिसमें कि हम लोड बैलेंसर के डोमेन को हिट मार रहे थे, तो वो एक बार इस पे जा रहा था, एक बार दूसरे पे जा रहा था। यस। हाँ, हाँ जी। तो वो लैब भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं एक लोड बैलेंसर लगाना चाहता हूँ इसके ऊपर में, तो लेट मी क्रिएट ए लोड बैलेंसर। वो थोड़ा आसान रहेगा आईपी से एक्सेस करने से अच्छा कि मैं लोड बैलेंसर लगा दूँ। लेट्स क्रिएट क्लासिक लोड बैलेंसर नेम डेमो, और डिफ़ॉल्ट में ही बनाना है, ठीक है। इसको 80 पे भेज देते हैं। क्रिएट इंटरनल लोड बैलेंसर, इनेबल VPC कॉन्फ़िगरेशन, लिसनर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये वाला दे देते हैं इसको, जेनकिंस SSH, और सॉरी ये क्या था, ठीक है। पिंग पाथ HTTP के बदले TCP कराते हैं ताकि उसे पोर्ट पे पिंग करे, ठीक है। ऐड इंस्टेंस में जाके ये दे देते हैं नेम CLB क्लासिक लोड बैलेंसर, क्रिएट। इंस्टेंस अभी आउट ऑफ सर्विस है, इसको ड्रेन होने में टाइम लगेगा। तब तक एक काम करता हूँ, मैं एक डोमेन ले लेता हूँ जल्दी से। फ्री का डोमेन अगर आपको चाहिए तो ये एक वेबसाइट है freenom.com, वेबसाइट का नाम देख लो आप, freenom.com। ये वेबसाइट मैं आपको पिंग कर देता हूँ। ये फ्री की R&D के लिए जितनी डोमेन्स चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगी। एवरी टाइम 30 दिन के लिए फ्री रहती है, उसको डिस्ट्रॉय हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो अपन करते हैं इसमें साइन इन। यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है सर्विसेज में, माय डोमेन्स में, देख लेना अगर आपके पास कोई डोमेन हो तो ठीक है, और नहीं हो तो क्रिएट कर लेना।
मेरे पास एक डोमेन है ये वाली डन ब्रो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक सामने में आप लोगों के ना डोमेन क्रिएट करता हूँ, तो उससे आप लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा कि डोमेन क्रिएट कैसे करेंगे। इसमें सर्विस में जाना है, रजिस्टर ए न्यू डोमेन करना है। अब यहाँ पे लिखते हैं जेनकिंस डॉट टी के। ये ना इसी तरह का डोमेन्स देगा आपको, डॉट कॉम नहीं देगा फ्री में, लेकिन इस तरह की डोमेन्स आपको मिल जाएंगी फ्री में, जैसे डॉट एम एल, डॉट सी एफ, है ना। इस तरह के डोमेन्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा डोमेन से भी काम चला सकते हैं। सॉरी, jenkins डॉट टी के इज नॉट अवेलेबल, सो jenkins इज अवेलेबल और नॉट। कुछ और कर देते हैं इसका, आर टी 53 डेमो। हाँ, ये डोमेन अवेलेबल है जीरो में, ठीक है। तो यहाँ से ले लेना इसको, गेट इट नाउ कर लेना, सेलेक्ट हो गया, चेकआउट करना। आपको रजिस्टर होना पड़ेगा पहले, ठीक है। इस यूआरएल के ऊपर रजिस्टर हो जाना। 3 मंथ्स तक फ्री रहेगा ये। लेट्स कंटिन्यू। कंप्लीट ऑर्डर। ओके, गोटू प्लान हो गया, ठीक है। मेरा रॉट 53 डेमो डोमेन रेडी हो गया। इफ़ आई कैन गो हेयर आई कैन सी दिस इज़ माई डोमेन, ठीक है। अब यहाँ जाना है मैनेज डोमेन्स में क्लिक कर लेना, मैनेज टूल्स, नेम सर्वर, परफेक्ट। इतना तक करके छोड़ देना। अब फिर से रिटर्न बैक हो जाओ, कहाँ पे, AC2 के ऊपर में जहाँ लोड बैलेंसर हमने बनाया था। परफेक्ट, तो ये इन सर्विस हो गया। अभी इसमें जाके चेक करते हैं कि ये जो डोमेन से हम एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सी, जेनकिंस खुल रहा है या नहीं खुल रहा। तो घूम रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। मर गया। क्यों नहीं हो रहा है ये एक्सेस? माइट भी आपकी जेंकिंस की सर्विस रन ना हो रही हो EC2 इंस्टेंस पे। अच्छा, लेट मी चेक। ये मेरी जेनकिंस की मशीन है, ये 80 है। ओके, मैंने तो गलत डाल दिया इसमें भी फिर से। जेनकिन मशीन ये है 80। ये तो चल रही है। सिक्योरिटी ग्रुप में वो अलग हों। हम्म तो लोड बैलेंसर के लिए यहाँ 80 मैंने बोल रखा है, सबको अलाउ कर दिया है, ठीक है। अब मुझे शायद अपने लोड बैलेंसर को भी अलाउ कराना पड़ेगा। क्या था मेरा CIDR, डिफ़ॉल्ट CIDR क्या है इसका? ट्रैफिक फ्रॉम CIDR
लेकिन ये तो एक्सेसिबल है, तभी तो ये हेल्थ चेक पास हो रहा है। अगर ये एक्सेसिबल नहीं होता तो हेल्थ चेक पास नहीं होता, है ना। उसमें आपने पहले जब नेम यूज किया था तब उसमें 8080 पोर्ट यूज शायद किया नहीं था। लिसनर में मैंने डाला था ना, लोड बैलेंसर पोर्ट ये, इंस्टेंस पोर्ट ये डाला है ना, 8080 पोर्ट पर आए नहीं। जब आपने ब्राउजर पे एक्सेस किया था, अच्छा, जैसे अभी आईपी में तो आपने आगे 8080 मेंशन किया है पोर्ट ओके, नंबर। लोड बैलेंसर के यूआरएल के बाद आप बोल रहे हो, राइट। लेकिन इसको तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर देना चाहिए ना 80 पोर्ट पे। अगर मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ तो 80 पोर्ट पे मैं हिट मार रहा हूँ, तो इसको ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड करना चाहिए 80 को 80 पे, नहीं। हाँ ये तो है। क्यों नहीं कर रहा है? हमने ये घूम रहा है, इसका मतलब कि कहीं तो ये हिट को लेके जा रहा है, बट ये आगे मशीन पे भेज नहीं पा रहा है। चलो ठीक है, इसमें और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा मैं। आईपी से तो चल रहा है हाँ, सीधा आईपी आपका। से तो चल रहा है। आपने लैपटॉप में कोई दूसरा डीएनएस तो नहीं डाल रखा है कोई। वैसा कुछ है तो नहीं, मैंने डाला तो नहीं है। आईपी से चल रहा है तो नेम से भी तो चलना ही चाहिए सेम। बिल्कुल चलना चाहिए। आईपी चल रहा है इसका तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक है। जेनकिंस भी आपका चल ही रहा है, आईपी से ओपन हो रहा है। आपको यही लग रहा है आपने कि लैपटॉप में अपने कहीं मैनुअल तो नहीं डाल रखा, कोई डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन डाल रखी हो। अच्छा, चलो वो तो पता नहीं, मैंने वैसा कुछ डाला है नहीं वैसे, बट लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। हम चलते हैं राउट 53 के पास और उससे बोलते हैं हमारी मदद करने के लिए, ठीक है। तो राउट 53 के पास चलते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे ना ये जो जेनकिंस है इसको आईपी से नहीं खोलना है ना। तो मुझे कुछ नेम रिजॉल्व करने के लिए मतलब कुछ डोमेन दो जिससे कि मैं ये जेनकिंस को खोल पाऊँ, ठीक है। इसमें भी कुछ चेंजेस करने होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या चेंजेस हैं, इसलिए वो नहीं हो पा रहा। बाय द वे हमें खुल जाना चाहिए, नो प्रॉब्लम, लेट्स लीव इट। चलो लोड उसके पास, राउट 53 के पास। हियर वी हैव राउट 53। हम देखते हैं कि राउट 53 की कॉन्फ़िगरेशंस करते कैसे हैं, ठीक है। इसमें जानने लायक कुछ और खास है नहीं राउट 53 में। राउट 53 जस्ट आपका नेम रिजॉल्व करता है आपका। अगर आप कुछ चीज़ बेसिकली आप किसी डोमेन से ही खोलोगे, है ना, आप किसी आईपी से तो नहीं खोलोगे। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि अगर डेवलपमेंट सर्वर की कुछ जेनकिंस चल रही है, प्रोडक्शन सर्वर में कोई जेनकिंस चल रही है, तो आप हर एक का आईपी याद नहीं रख सकते हैं ना। तो आप बेसिकली एक डोमेन चाहोगे कि मेरे पास एक डोमेन हो जहाँ से कि मैं चीज़ों को खोल पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए राउट 53 का बेसिकली हम यूज़ करते हैं, पहला। दूसरा यूज़ है कि जैसे कि हमने पहले एक बार डिस्कस किया था, मुझे याद है, पता नहीं आप लोगों के साथ किया था या मॉर्निंग की क्लास में किया था। क्या है कि आपको अगर अपने ट्रैफिक माइग्रेट करनी है ना, मान लो कि आ, आप यूएस ईस्ट वन में अभी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा था, ठीक है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप माइग्रेट करना चाहते हो इसी डोमेन में, मतलब यूएस ईस्ट वन में ही करना चाहते हो, लेकिन किसी और अपग्रेड कर रहे हो सर्वर को, या फिर डीआर इन्वायरमेंट है आपका। डीआर का मतलब होता है ना जो प्रोडक्शन का कॉपी इन्वायरमेंट हो, ठीक है। आपको वहाँ पर अपनी सारी सर्विसेज डालनी है। जैसे मान लो सर्वर नंबर 2 पे डालनी है, सर्वर नंबर 1 पे ये चल रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ से वेटेड ट्रैफिक करके एक मेथड होता है ना। आप यहाँ पर बाय यूजिंग दिस मेथड वेटेड ट्रैफिक यू कैन राउट द ट्रैफिक। लाइक 30% ट्रैफिक आपने नए वाले पे डाला जस्ट चेक करने के लिए कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। फिर आपने उसको बढ़ाया, फिर 50% ट्रैफिक डाला,
है ना, फिर 70% डाला, फिर 100% डाल दिया, ऐसे करके। तो आप ये एक ना माइग्रेशन का वे भी है और दूसरा डिप्लॉयमेंट की स्ट्रेटजी भी है, ठीक है। इसको वेटेड ट्रैफिक मोड बोलते हैं और ये चीज़ आप इससे कर सकते हो राउट 53 के थ्रू, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसमें दूंगा टास्क करने के लिए, बट फिलहाल अभी हम ना इसको क्रिएट करते हैं कि देखते हैं इसको क्रिएट कर किया कैसे जाता है, राउट 53 कैसे कन्फिगर किया जाता है। तो वी जस्ट नीड टू क्रिएट ए होस्टेड जोन फर्स्ट। जब आप होस्टेड जोन बनाते हो तो यू नीड टू पुट द वैलिड डोमेन विच यू हैव क्रिएटेड राइट नाउ। सो मैंने अभी अभी जस्ट एक डोमेन बनाया था एंड द नेम ऑफ डोमेन इज दिस, ठीक है। लेट मी कॉपी पेस्ट इट हियर, नेम एनीथिंग, डेमो टेस्ट पब्लिक होस्टेड जोन क्रिएट। जब आप क्रिएट करोगे तो ये क्या करेगा कि एक ना नेम सर्वर्स के रिकॉर्ड बनाए देगा आपको और एक एसओए देगा। एसओए इज यूज्ड फॉर द इसका एक यूज केस था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट यूज केस, कोई नहीं, फिलहाल हम नेम सर्वर को देखते हैं। सो वी गॉट अ 4 डिफरेंट नेम सर्वर, है ना। बेसिकली अब कुछ भी अगर हिट निकलेगी जिसमें कि डेमो डॉट RT53 डेमो डॉट TK ऐसा कुछ भी लगा हुआ होगा तो वो इन चारों नेम सर्वर्स के थ्रू ही बाहर जाएगी, ठीक है। तो अभी ये नेम सर्वर्स का यूज़ कैसे करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है, किसी नोटपैड पे डाल देना है एंड लेट्स मूव इट। इस यहाँ पर आ गए हम फ्री नोम डोमेन में, ठीक है। यहाँ पर कैसे आए तो अपने को पता है, सर्विस में जाना है, माई डोमेन में जाना है, जो भी डोमेन है उसको क्लिक करना है, सर्विस में माई डोमेन, तब फिर आपको लिस्ट आ जाएगी डोमेन की, यहाँ पे जाना है मैनेज डोमेन, मैनेजमेंट टूल, नेम सर्वर, फिर कस्टम नेम सर्वर। अब यहाँ पर जो 4 नेम सर्वर थे ना आपके, उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो, जैसा है वैसा ही एक एक करके कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ से उठाओ, पेस्ट कर दो, ठीक है, हो गया, मामला सेट हो गया। अब ये जो डोमेन है राउ RT53 डेमो डॉट TK, ये डोमेन को हमने राउट 53 के साथ इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। अब मुझे खोलना है अपना जेनकिन्स, तो मैं कैसे खोलूँगा, जेनकिन्स मैं यहाँ पे डाल दूँगा और आगे डोमेन लगा हुआ रहेगा, ठीक है। मैं क्या बना रहा हूँ, रिकॉर्ड सेट बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ क्लिक किया रिकॉर्ड सेट पे, मुझे एक राइट साइड में ऐसा पॉपअप मिला। यहाँ पे मुझे चूज़ करना है कि आपको क्या क्रिएट करनी है ना। IPv4 है, अगर कोई एड्रेस है, IPs है तो उसके लिए यूज़ होती है। CNAME है तो अगर आप CNAME चूज़ करोगे तो वो कोई जो सर्विस है आपके यहाँ पे चलती हुई है, मतलब S3 हो या फिर कोई अदर सर्विस हो, लोड बैलेंसर या एनीथिंग, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखा देगा। आप यहाँ पे एलियास क्लिक करोगे, यू कैन सी कि यहाँ पे सर्विसेज लिस्ट में आ जाएंगी अगर कोई एग्जिस्टिंग सर्विस है तो। बट हमारे पास IP है, लेट्स क्रिएट ए IP एड्रेस। एलियास नहीं चाहिए अपने को बस IP लेके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यही है ना, 290, फिर कुछ और है, फिर 52 में 5 मिसिंग हो गए हैं, अभी ठीक है। TTL है टाइम टू लीव, मतलब जब रिक्वेस्ट करेगा इस पर्टिकुलर डोमेन पे तो कितनी देर तक वेट करेगा रिस्पॉन्स के लिए, है ना, कि उसको रिस्पॉन्स मिले। अब यहाँ पे जो राउटिंग पॉलिसी है
है ना। इसी राउटिंग पॉलिसी के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे, वेटेड, लेटेंसी, फेल ओवर, जियो लोकेशन और सिंपल। ठीक है, सिंपल मतलब जैसा अभी मैं बना रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड द सिंपल वन। इसका यूज़ केस यही है कि अगर आपके पास कोई आईपी एड्रेस है, कोई सर्विस है, उसको आप सीधा सीधा आते हो और पॉइंट कर देते हो कि जब इस पर्टिकुलर नेम पे हिट करे तो वो यहाँ से उठा के चीज़ों को सर्व कर दे। ठीक है, ये सिंपल। दूसरा होता है वेटेड। वेटेड में अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमें माइग्रेशन करनी है या फिर ऐसा कुछ करना है कि हमने कुछ प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट करी है ना, 10 सर्वर्स हैं तो 5 सर्वर्स की जो डोमेन है, ठीक है, उस पर मुझे डालना है ट्रैफिक को, तो मैं यहाँ से वेटेड ट्रैफिक डाल सकता हूँ कि ये 20% यहाँ जाए, 10% यहाँ जाए, ऐसा करके मैं डाल सकता हूँ। लेटेंसी में अगर आपको चाहिए कि किसी पर्टिकुलर इस CDN के थ्रू आपको चाहिए कि उसमें से लेटेंसीज में डाटा सर्व करें, तो वो भी आप लेटेंसीज से डाटा सर्व कर सकते हो यूजिंग राउट 53। फिर फेल ओवर में यही है कि आपका जो दो डोमेन है ना, दोनों डोमेन से अगर डाटा सर्व हो रहा है, तो अगर आपने वैसा कॉन्फ़िगर किया हुआ है फेल ओवर, तो इट विल ऑटोमेटिकली राउट योर ट्रैफिक टू द डोमेन विच इज इन ऑनलाइन स्टेट। ठीक है, तो ये सारी थियोरेटिकल चीज़ें हैं, उसमें उनका फेल ओवर और उनका यूज़ नहीं किया है, जियो लोकेशंस का भी मैंने यूज़ नहीं किया है, बट ये सब थियोरेटिकल चीज़ें हैं। वेटेड का मैंने यूज़ किया है सिंस आई यूज्ड इट जस्ट बिकॉज माय टास्क वाज टू माइग्रेट सम इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ ऑलरेडी रनिंग। ठीक है, AWS के अंदर में ही उसको लेगेसी इन्वायरमेंट से मुझे माइग्रेट करना था इलास्टिक बीन स्टॉक के ऊपर में, जो हमारा प्रोजेक्ट 1 है। ठीक है, तो फॉर दैट काइंड ऑफ टास्क आई दिस वन, वेटेड वन। ठीक है, सो लेट्स यूज इट एंड सी कि राउट 53 कैसे हमारी मदद कर सकता है। वन मोर थिंग, जब आप ये क्रिएट करोगे ना, तो इट विल टेक सम टाइम, है ना, 5-7 मिनट भी लेता है कभी कभी टू गेट द थिंग्स वर्क। इसलिए क्रिएट करने के बाद अपने को एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। लेट्स वेट। ठीक है, इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तब तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। रोशन भाई, इसमें हमने पब्लिक करेक्ट। आईपी एड्रेस लिया है, राइट? तो जैसे कि मान लो हमने सर्वर स्टार्ट किया तो पब्लिक आईपी तो चेंज हो जाएगा, तो फिर ये कैसे, क्या ये जो नेम सर्वर्स हैं उनके बेसिस पे ये उसको नहीं, मैप बहुत अच्छा करेगा क्या? क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आना आपके दिमाग में बहुत अच्छी बात है। बेसिकली आपको याद होगा कि तुम्हारी आवाज़ में इको हो रही है, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक्स। सो बेसिकली आप लोगों को याद होगा कि हमने शुरुआत में क्या डिस्कशन किया था कि हम आईपी से किसी भी सर्वर को पब्लिकली एक्सेस नहीं करेंगे, है ना। तो हम किसके थ्रू करेंगे, हम लोड बैलेंसर के थ्रू करेंगे मोस्टली, है ना। अब जब हम प्रोडक्शन की बात करें, जो रियल ऑर्गेनाइजेशन में जब हम बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशंस में भी हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक लोड बैलेंसर रख देते हैं आगे में, है ना। अब उसके पीछे में एक मशीन हो चाहे 5 मशीन हो, ठीक है, हम इसको यूज़ करते हैं टू एक्सेस दोज मशीन्स। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, है ना, वो सारे एप्लीकेशन सर्वर्स हम कहाँ चलाते हैं, प्राइवेट सबनेट में चलाते हैं, है ना। अब सिंस ये प्राइवेट सबनेट में चल रहा है, तो ये कभी भी ब्राउज़र पे एक्सेसिबल नहीं होगा अगर आप वीपीएन के बाहर हो तो हर कोई बंदा जो है वो वीपीएन पे तो होगा नहीं। अगर मुझे फेसबुक खोलना हो तो मैं वीपीएन थोड़ी ना कनेक्ट करूंगा कि फेसबुक ने अपना वीपीएन दिया हुआ है एंड आई नीड टू गो टू द वीपीएन एंड देन ओनली आई कैन एक्सेस, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है कि आई हैव टू लॉन्च अ लोड बैलेंसर इन अ पब्लिक सबनेट, है ना, देन ओनली आई कैन एक्सेस इट। तो रियल टाइम इन्वायरमेंट जो होगा उसमें आप यहाँ पे लोड बैलेंसर डालोगे, जो कि मैं करने की कोशिश कर रहा था एंड इट वाज नॉट वर्किंग फॉर मी, जस्ट आई डोंट नो, आई हैव टू डिबग इट।
क्यों नहीं कर रहा था, ठीक है। तो फॉर जस्ट टेस्टिंग पर्पस कि राउट 53 को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आई यूज्ड इट कि हम इस तरीके से राउट 53 को यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मैप योर आईपी एड्रेस और लोड बैलेंसर और वट एवर यू हैव द वैल्यू यू कैन यूज, पुट इट हियर, है ना, एंड यू कैन यूज इट। तब अभी हम आईपी से खोल रहे थे, अभी नाउ वी कैन ओपन इट यूजिंग द यूआरएल। जेनकिंस RT53 demo.tk, ये याद रखना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू किसके, वो आईपी एड्रेस के, है ना। यू गैस कैन ऑल्सो ओपन इट इन योर लैपटॉप एंड सी इफ इट इज एबल टू ओपन। इसमें एडमिन पासवर्ड और यूज़र आईडी डाल लो और चेक करो अगर आपको वो दिख रहा है सब कुछ तो। अच्छा ये नहीं चल रहा, वेरी गुड। एडमिन, ठीक है, एडमिन चल गया, चल गया ना, एडमिन से होगा, है ना। चलो ठीक है, परफेक्ट है। तो अभी अपने को पता चल गया कि राउट 53 को इंटीग्रेट कैसे करते हैं किसी भी डोमेन प्रोवाइडर के साथ में। जब आप रियल टाइम में काम करोगे तो ये डोमेन प्रोवाइडर आपके लिए कुछ और हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना ही डोमेन प्रोवाइडर हो, या फिर बहुत सारे हैं, गोडैडी और पता नहीं क्या क्या है ना, उनमें से किसी एक का ले रखा हो। तो बेसिकली दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको स्क्रैच से चीज़ें करनी पड़े, है ना। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन AWS पे मूव हो रही है तो आपको या तो स्क्रैच से चीज़ें करने को मिले, या फिर ये हो सकता है कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया हो जहाँ पे सब कुछ बनी बनाई हैं, तो आपको वहाँ पर अगर कुछ नया ऐड करने को मिले कि हाँ अब ये नई IPs और ये नई डोमेन्स को ऐड कर दो एज ए सर्विस राउट 53 में, तो वो कैसे करोगे, तो उसका भी यही वे है काम करने का, ठीक है। इसके अलावा कुछ और तरीका नहीं है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है हमें, नहीं तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा टास्क लिखना चाह रहा था आप लोगों के लिए। डोमेन इंटीग्रेट विथ राउट 53, ये इंटीग्रेशन करनी है, एंड इंस्टॉल टॉमकेट और अपाची, कुछ भी खोल लेना आप, ठीक है। टॉमकेट और अपाची ऑन EC2 and attach a load balancer which we need to integrate with route 53। समझ गए ना अपने को क्या करना है इधर? कोई डाउट है इसमें? जो क्वेश्चन मैंने डाला है इंटीग्रेशन का, इसमें अपन को कोई डाउट है कि हमें नहीं समझ आ रहा क्या करना है, ऐसा कुछ? नहीं सर, परफेक्ट, नहीं सर। परफेक्ट। जब आप ये करोगे तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी, और हो सकता है कि आप मेरी मदद भी कर दो कि यार तुम्हारा लोड बैलेंसर काम नहीं कर रहा था, मेरा काम कर रहा है, तो ये देखो कैसे काम कर रहा है। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अभी दूसरे टॉपिक में हम चलते हैं। इसको क्लीन भी कर लेना जब आपका हो जाए ना काम, तो सबसे पहले रिकॉर्ड सेट को डिलीट कर लेना, क्योंकि राउट 53 को भी आप बगैर यूज़ किए हुए रखोगे तो इट विल ऑल्सो कॉस्ट यू सम बक्स। यहाँ मिल रहा है बैक टू होस्टेड जोन, लेट मी डिलीट इट फ्रॉम हियर। परफेक्ट, यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने, और रिसोर्स में से लोड बैलेंसर भी हटा ही देता हूँ। ठीक है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं SES और SMS के लिए। बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं जो कि सर्विस
के लिए यूज़ होती हैं, सारे नोटिफिकेशन सर्विस ही हैं। SES SNS ये दोनों नोटिफिकेशन हैं। एक ईमेल नोटिफिकेशन देगा, है ना, बेसिकली नोटिफिकेशन आपको ईमेल पे ही आएगी, मोबाइल पे आएगी नहीं। और दूसरा है SQS, ये होती है क्यू सर्विस, ठीक है। तो SNS और SES वाला जो डेमो है वो हम प्रोजेक्ट 1 में हम इसको यूज़ करेंगे, तो मैं वहाँ पर आपको क्लियरिटी से दिखा पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर वो अलर्ट जनरेट्स करके आपको सेंड करेगा, ठीक है। तो बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि ये SQS कहाँ पर यूज़ होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना क्यू सर्विस है, ये नोटिफिकेशन सर्विस नहीं है। तो इसका यूज़ कहाँ पर है SQS का, और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे SQS इज ए सर्विस विच इज कॉल्ड सिंपल क्यू सर्विस। सो बेसिकली होता क्या है कि कुछ एप्लीकेशंस होती हैं ना जो कि क्यूज़ को मैनेज करती हैं, ठीक है। अब ये किस क्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अभी फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन सेल चल रहा है ना, क्या क्या चल रहा है वो। तो यूजर्स आए, है ना, यूजर्स ने बोला कि मुझे ना एक पेन लेना है, ठीक है, ये एक पेन है जो मुझे लेना है। अब सबने पेमेंट कर दिया है इस पेन के लिए, सबने ऐड कर लिया, सबने पेमेंट कर दिया अपने पेन के लिए, ठीक है। अब पेन का जो पेमेंट है ना वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया। अब 2000 यूजर्स एक साथ पेमेंट कर रहे हैं पेन के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि कोई क्यू सर्विस ना हो, तो क्या होगा कि एक बेचारा एप्लीकेशन है API जो क्या कर रहा है, DB से जाके डाटा एंट्री कर रहा है ना। और इस बेचारे की औकात जो है वो सिर्फ ये है कि वो 20 डाटा ही उठा के ले जा सकता है DB में, और लेके आ सकता है रिजल्ट, है ना। 20 के बदले अगर आपने वहाँ पे 2000 लोड डाल दिया तो क्या हो जाएगी सिचुएशन। ये तो मतलब बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी, ये बेचारा तो मर जाएगा, ये तो काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। इतना प्रेशर के बाद कैसे काम करेगा कोई भी। फिर आपने क्या सोचा कि यार कुछ ऐसा कोई सर्विस हो, है ना, या फिर कुछ ऐसा तरीका हो जहाँ पर कि मैं ना यूज़र्स को बताऊं भी नहीं कि तुम पेन खरीदना बंद कर दो। यूजर्स को बोलो कि तुम खरीदते रहो, 2000 क्या 4000 यूजर्स आ जाओ और पेन खरीदना स्टार्ट रखो, तुम अपने सारे पेन्स खरीद सकते हो यहाँ से। लेकिन बैकएंड में ये जो लोड है ना, ये लोड एक साथ DB के ऊपर ना जाए। तो वो कहाँ जाए, सबसे पहले एक कोई बकेट हो, है ना, एक बकेट हो कोई, और ये बकेट क्या हो ना, सारे क्यूज को मैनेज कर ले, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला काम करा दें हम, कि भाई लाइन में लगो और लाइन में लग के अपना अपना पेन खरीदो, जिसको जितना पेन खरीदना है, ऐसा हम बोल दें, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या मैनेज हो रहा है, यहाँ पर हम क्यूज को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो सर्विस होती है, अब यहाँ पर आपने 2000 क्यूज तो डाल दिए, अब इसकी भी कुछ लिमिट होगी, अपने पास कितना क्यूज रखना है, कितना क्यूज को आगे फॉरवर्ड करना है ना, कितने से रिस्पॉन्स लेके आना है, फिर उस प्रोसेस को क्लोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मान लो कि 4 क्यूज़ के लिए रिक्वेस्ट डाली, इसने आगे 3 फॉरवर्ड किया, डायरेक्ट हैंड टू हैंड इसने लोड बैलेंसर के ऊपर या जहाँ भी है सर्विस उसके ऊपर फॉरवर्ड कर दिया, और एक जो है वो अपने पास एज अ क्यू में रख लिया, ठीक है। तो ये क्लियर होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर, अब यहाँ पे तो कंटिन्यू क्यूज़ बढ़ती ही जा रही है ना, क्योंकि 2000 यूजर्स पेन खरीद रहे हैं, तो यहाँ तो क्यूज़ बहुत सारी बढ़ती जा रही होगी। अब ये इसी प्रोसेस से आगे चीज़ों को भेजता जा रहा है DB के ऊपर। इससे क्या हुआ कि ये बीच में आके इसने क्या किया, DB का जो प्रेशर है ना वो रख लिया अपने ऊपर ही। तो यू कैन से लाइक दिस इज अ मैनेजमेंट गाय हु इज मैनेजिंग ऑल योर रिक्वेस्ट। तो एक मैनेजमेंट का बंदा है जो कि इसने डायरेक्ट किसी बंदे के ऊपर प्रेशर नहीं डालने दिया, उसने बोला कि तुम मुझे दो ना, तुम्हारी कितनी रिक्वेस्ट है तुम मुझे दो, मैं आगे देता रहूंगा, धीरे धीरे फॉरवर्ड करता जाऊंगा। सो दिस इज कॉल्ड द क्यू सर्विस, क्यू मैनेजमेंट सर्विस और क्यू सर्विस। तो बाहर मार्केट में ना बहुत सारे सर्विसेज हैं ऐसे, जैसे कि मैं एक दो का नाम गिना देता हूँ। एक है JMX, ये जावा का अपना क्यू मैनेजर है। दूसरा है अपाची का एक्टिव MQ, अपाची जो फाउंडेशन है उसकी एक सर्विस है एक्टिव MQ सर्विस, ठीक है।
और AWS ने इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपनी एक सर्विस बनाई है SQS। ये भी वही काम करती है, सिंपल क्यू में सर्विस। ये क्या करती है, ये एप्लीकेशन को तो, इसके लिए एप्लीकेशंस में तो नहीं, लेकिन ये नोटिफिकेशंस के क्यूज को मैनेज करती है। जितने नोटिफिकेशंस होगी ना, उसके क्यूज को ये मैनेज करेगी, अपने पास रखेगी और यहाँ से फिर डाटा को आगे डिलीवर करेगी। तो इस तरह की सर्विस जो होती है उसको क्यू मैनेजमेंट सर्विस या फिर क्यू सर्विस भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो दैट इज द SQS वर्क। नाउ गो टू द SNS एंड SES। सो बेसिकली SES is a service who will consume the SNS service. SES is a simple email service. सिंपल ईमेल सर्विस। सिंपल ईमेल का मतलब क्या हुआ, ये आपको किसी सर्विस के रिगार्डिंग ईमेल भेज के अलर्ट कर सकती है। ये सर्विस, कोई सर्विस अप है, डाउन है, आपका बिल बढ़ गया है, बिल में 2,000 रुपये आए हैं डॉलर, या 1,000 डॉलर आए हैं, कितने आए हैं, ठीक है, उस तरह की चीज़ों को ये मैनेज कर देगी। मतलब जैसे EC2 रनिंग है तो EC2 को डिलीट कर दो, इस तरह का जो भी चीज़ें हैं ना, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके मोबाइल सॉरी आपके ईमेल पे आ जाएगा बाय यूजिंग दिस सर्विस। अब ये सर्विस जो है ना वो डायरेक्ट नहीं भेज पाती है, तो इस सर्विस को एक सर्विस की हेल्प लेनी पड़ती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द SNS, नोटिफिकेशन सर्विस। जहाँ पर कि नोटिफिकेशन सर्विस में आप टॉपिक्स क्रिएट करते हो और उस टॉपिक को यूज़ करते हो टू सेंड द नोटिफिकेशन यूजिंग SES। ये हम देखेंगे कि हम कैसे करते हैं, है ना। इसका जो डेमो है वो डेमो अभी मैं पेंडिंग रखूँगा, ये डेमो हम प्रोजेक्ट 1 में देखेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट 1 में हम इन दोनों सर्विस को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी। ये जो SES है यार, ये जैसे आते हैं ना अलर्ट ईमेल्स की यू हैव कंज्यूम्ड 85% ऑफ योर हाँ फ्री ईयर लिमिट, है ना। तो हाँ, ये सब इसी क्या इसी के इसी थ्रू सर्विस आते के हैं? थ्रू मैसेज आपको आएंगे, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। SCSAWS का कहाँ गया यार ये। एक तो ये बहुत ही बकवास है, इसमें नेक्स्ट करने का तो ऑप्शन ही नहीं दिखता है मुझे AWS के जीमेल में, या फिर पता नहीं मैंने डिलीट मार मेरे दिया। पास एक ईमेल आया था यस, मेरे पास एक ईमेल आया था अभी ईयर लिमिट ये AWS देखो, फ्री ईयर जैसे लिमिट मैंने अलर्ट इसको यूज़ किया सब्जेक्ट था, लाइन थी इसकी, और उसमें एक सर्विस थी मेरी इलास्टिक बीन स्टॉक। ठीक है, तो SNS नोटिफिकेशन के थ्रू किसने भेजा, SES ने भेजा। ठीक है, अभी आपको जो अलर्ट आएगा, चूंकि मैंने ये कॉन्फ़िगर किया है, तो जब भी ये एप्लीकेशन अप डाउन होती है ना, तो मुझे एक अलर्ट आ जाता है कि तुम्हारी एप्लीकेशन डिलीट हुई है, तुम्हारी एप्लीकेशन बनी है ना। तो इस तरह का जब भी आप बेसिकली लगाओगे ना SNS अपने अकाउंट में, तो ही इज़ गोइंग टू नोटिफाई यू अबाउट द एवरीथिंग, लाइक ओके एप्लीकेशन का नाम ये है, ये प्रोसेस हो गया, ये इसका URL है ना, इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट। एक मैसेज आएगा ये कि अभी उसकी स्थिति क्या है, इट इज़ टर्मिनेटिंग, इन प्रोग्रेस, और टर्मिनेटेड, और व्हाट इज़। ठीक है, तो इस तरह के अलर्ट्स आपको आएंगे। तो जब भी ये अलर्ट्स आए ना, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि ये किस चीज़ के लिए आ रहे हैं। हाँ, एक और चीज़ जो कि कॉमन सवाल है कि SES और SNS को हम बाहर में प्रमोशनल मैसेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। ये एक क्वेश्चन है, मतलब जो कॉमन क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं, और दूसरा AWS भी पूछता है अपने एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर है नहीं, हम बाहर में प्रमोशनल ईमेल्स भेजने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किस तरह के अलर्ट्स भेजेगा आपको, मतलब ये सिर्फ AWS के अकाउंट के रिलेटेड ही अलर्ट्स सेंड करने के लिए, नोटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। किसी अदर तरह के प्रमोशनल मैसेजेस डालने के लिए इसका यूज़ आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये SES
ये SCS और SNS नहीं नहीं is a नहीं part नहीं, of all SQS. three are the different services, but SES and SNS both are needed if you are going to create any notification और alerting things. आपको ईमेल पे कुछ भी आ रहा है तो वो SES के थ्रू होते हुए आएगा, वो एक पाइपलाइन है SES, और SNS इज अ मेथड, उस मेथड के थ्रू भेजा जाएगा, और इस पाइपलाइन के ईमेल सर्विस के थ्रू ही तो जाएगा ना। ईमेल सर्विस के थ्रू मोबाइल पे मैसेज तो नहीं आ सकता है ना। SQS इज अ डिफरेंट थिंग। SQS के लिए मैंने क्या बताया था कि SQS का इस्तेमाल कब होगा, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया था ना आपको मैंने कि एक पेन खरीद रहा है लोग, है ना, 2000 लोग आ गए अचानक से खरीदने के लिए पेन, तो एक साथ 2000 रिक्वेस्ट अगर आप डीबी पे डाल दोगे तो डाटाबेस मर नहीं जाएगा आपका, मर जाएगा ना। तो आपको कोई क्यू सिस्टम, कोई क्यू सर्विस चाहिए ना इसको मैनेज करने के लिए, जहाँ पर कि हिट आके रुक जाए और फिर वहाँ से धीरे धीरे निकले, तो उसको मैनेज करता है SQS। ये बेसिकली SNS जो सर्विस है हम वो सर्विस ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी जो सर्विस SQS सर्विस है वो सर्विस वो यूज़ करते हैं ज़्यादातर डेवलपर्स, जिनको कि API गेटवे वगैरह लिखना पड़ता है। दो गाइज आर यूजिंग SQS सर्विसेज। ठीक है, ऑल राइट, सो वी हैव ऑलमोस्ट डन विथ आवर AWS थिंग्स। ऑल राइट, एक क्विक क्वेश्चन आंसर वाला रैंडम खेलें 20 मिनट के लिए, जिसमें कि हम क्विक क्वेश्चन आंसर करते हैं AWS के ऊपर अभी तक हमने जितना कुछ किया है। ओके, सो मैं ना क्वेश्चन पूछूंगा और मैं क्वेश्चन के साथ में ना नाम लूँगा, वही बंदा आंसर करेगा, ठीक है। और क्वेश्चन रैंडम होगा। हमने जितने भी सर्विसेज पढ़ी हैं, मोस्टली सर्विसेज यहाँ पर हैं हमारे पास, ठीक है, उसमें से मैं नाम लूँगा कि हमने मतलब कौन आंसर देगा और इसके रिगार्डिंग क्या होगा, ठीक है। ऑल राइट, सो ASG हम सब ने कॉन्फ़िगर किया है, राइट। सो व्हाट ऑल द डिपेंडेंसीज इफ आई वांट टू क्रिएट ए ASG, व्हाट इज द डिपेंडेंसी ऑफ द ASG? अली भाई, if I can simplify this question, I can ask you like if I want to create a ASG, okay, what all the things I need to be take care? अली भाई, हाँ एक हाँ वो ईयरफोन में मेरी आवाज नहीं आती। ओके, हाँ वो ईयरफोन में मेरी आवाज नहीं आती। हाँ, एक बार फिर से मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेंगे है, क्या? मैं if I want to create ASG है ना, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताओगे कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप का काम क्या है और क्या क्या डिपेंडेंट चीज़ें मुझे टेक केयर करनी चाहिए अगर मैं ASG क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ कि उसका काम क्या है, और दूसरा कि मुझे अगर वो बनाना है तो क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं बनाने के लिए। एक तो जैसे रोशन भाई इसमें ये है कि क्या कहते हैं, हमें एक मिनिमम जो है साइज और मैक्सिमम साइज और डिजायर्ड जो साइज है हमारा। हाँ हाँ बोलो, मैं म्यूट कर हेलो। लिया है मैंने। हाँ जैसे कि एक तो मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज और एक डिजायर्ड साइज जो भी है या कैपेसिटी जो है वो हमें ऑटो स्केलिंग करते वक्त डिफाइन करना होगा। और इसमें दूसरा ये है कि सपोज हमने मिनिमम सेट 2 रखा है तो एट टाइम 2 इंस्टेंस ही क्या कहते हैं इनिशिएट होंगे। और इन केस अगर कोई सिस्टम क्रैश हो जाता है और कोई किसी भी
वजह से कोई सिस्टम या कोई और इंस्टेंस जो है वो क्रैश कर जाता है, तो वो अपने आप जो भी उसका एक पर्टिकुलर टाइम होगा उसके बाद जो है वो एक सपोज एक हो जाता है और मिनिमम हमारी कैपेसिटी 2 की है, तो वो एक जो इंस्टेंस है वो थोड़े टाइम के बाद जो भी टाइम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें ये डिफाइन करना होगा, मतलब करेक्ट नंबर देना होगा वाइल वी आर क्रिएटिंग ऑटो स्केलिंग ग्रुप। जब भी हम कर रहे हैं तो वो ओके। चीज़ हमें डिफाइन करना होगा। और बेसिकली इसमें ये ऑटो स्केलिंग में जैसे वी हैव टू टाइप ऑफ ऑटो स्केलिंग, जैसे कि एक तो वर्टिकल हो गया और दूसरा जो है ना हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल में हम बेसिकली ये करते हैं कि हम इसमें भी हमें डिफाइन करना होता है बेसिकली कि सपोज मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन या कोई और भी हम उसमें क्लाउड वॉच के थ्रू मॉनिटरिंग लगा सकते हैं, जिससे कि हमें पता हमें जो है वी हैव बीन नोटिफाइड कि भाई 80% और 60% सीपीयू यूटिलाइजेशन हो गया है। नाउ वी ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो एक अनदर, जैसे मिनिमम हमने एक रखा हुआ है तो वो एक इंस्टेंस एक्स्ट्रा लॉन्च हो जाएगा और ट्रैफिक लोड बैलेंसर के थ्रू उस पे भी शेयरिंग हो जाएगी। और लाइक वर्टिकल में क्या है कि वर्टिकल में हमें वी कैन नॉट ऑटो स्केलिंग ड्यूरिंग द इंस्टेंस इज रनिंग। बेसिकली वर्टिकल में हम लोग डेवलपमेंट टीम या कोई टेस्टिंग टीम जो है उनके लिए हम ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं, जिसमें कि इन केस दे हैव देयर डिफरेंट रिक्वायरमेंट और वो चाहते हैं कि मेरे सिस्टम में कुछ या मेरे सर्वर्स में कुछ भी अपग्रेडेशन हो और द करंट सिस्टम इज नॉट एबल टू हैंडल माय रिक्वेस्ट। सो होगा क्या कि वो फिर उसमें हम उसको इंस्टेंस जो भी है उसको स्टॉप करेंगे और उसके हम स्केलिंग ऑटो स्केलिंग करेंगे एंड देन विल गेट इट रेडी ओके, टू दैट परफेक्ट। रिस्पेक्टिव टीम। तो ये मतलब दो तरह का हम लोग के पास ऑटो स्केलिंग हम और लोग कर सकते लॉन्च हैं। कॉन्फ़िगरेशन का क्या और रोल होता मतलब है इसमें? डिपेंडेंसीज तो मेरे हाँ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या है कि हाँ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या है कि इट्स अ काइंड ऑफ टेम्पलेट बेस्ड ऑन दैट। उसी में हम सारी चीज़ें जो है डिफाइन करते हैं। जैसे ऑटो स्केलिंग ग्रुप जब भी हम करने जाते हैं तो पहले पहले जब भी हम क्रिएट करते हैं तो पहला जो काम है हमारा कि हमें लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ही क्रिएट करना होता है, क्योंकि ऑटो स्केलिंग जब भी लॉन्च करने जाएगा तो इट विल चेक द AMIs फ्रॉम द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें जिस भी तरह की मशीन की कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड होगी बेस्ड ऑन ओके, दैट परफेक्ट। वो लॉन्च तो करेगा। हमारी सारी डिटेल्स लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में होगी और वहाँ से फिर एएसजी हमें मशीन प्रोविज़न करके देगा, राइट? ओके, परफेक्ट, थैंक्स। राइट सो हाँ। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अवनीत आपसे EC2 इंस्टेंस के बारे में आप थोड़ा मुझे बताओगे कि मैं इसको लॉन्च कैसे कर सकता हूँ और AMI क्या होती है और की पेयर्स का मतलब कैसे मुझे यूज़ करना चाहिए, क्या कमांड्स होते हैं की पेयर को यूज़ करने के लिए। सेकंड, बेसिकली जैसे कि अली ने बताया पूरे डिस्क्रिप्टिव वे में, तो आपको भी थोड़ा सा वैसा डिस्क्रिप्टिव बनाना पड़ेगा कि EC2 अगर मैं प्रोविज़न कर रहा हूँ, है ना, तो उसमें AMI का रोल क्या होता है, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप्स का रोल क्या होता है एंड EBS का रोल क्या होता है ना, की पेयर की रोल क्या होता है। तो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी सी जाननी है, क्या होता है इसका, ज़रा बताओगे EC2 में? तो इंस्टेंस बेसिकली लाइक आपको एक Amazon ने एक मशीन दे दी, ठीक है, कि आप सपोज एक लाइनेक्स मशीन या एक विंडोज मशीन वगैरह आप लॉन्च कर लो। मैं अपना एक प्लेटफॉर्म एक हार्डवेयर काइंड ऑफ दे रहा हूँ आपको, यू लॉन्च एन EC2 मशीन एंड वट एवर जो भी आपको उसमें यूटिलिटीज इंस्टॉल करनी है आप इंस्टॉल कर सकते हो, भले वो चाहे MySQL हो या फिर HTTPS हो या कोई कुछ भी हो, यूजिंग द बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िगरेशन। अब इमेज क्या है उसकी, आपने एक इमेज बना दी। जैसे आप सपोज ऑटो स्केलिंग ग्रुप में इसका काफी यूज होता है कि सबसे पहला काम क्या होता है कि EC2 व्हेन यू लॉन्च एन EC2 इंस्टेंस एंड यू वांट टू स्केल अप और स्केल डाउन बेस्ड ऑन द लोड व्हिच यू आर गेटिंग फ्रॉम द users, so it will you have to create an AMI for that. Say that is a replica of your original EC2 instance, and the LC is a heart of the ASD. So LC will send a message to ASD कि हाँ the load is
cross the threshold limit, and I have to get another machine using the AMI, which is the replica of the original machine. So then, अगर suppose CPU utilization आपको 80% से ऊपर हो गया, तो it will give you a new machine, and then it will scale down as well. When the load is less, it will automatically drop one machine, so that आपका लोड के अकॉर्डिंग मैनेज हो जितना यूजर का भी है। इसमें सिक्योरिटी ग्रुप का क्या रोल आता है? सिक्योरिटी ग्रुप आपके एक काइंड ऑफ फायरवॉल है, मतलब ये इसमें इन और आउट जितना आपका होता है, जैसे इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक होता है, दो तरह का इसमें होता है। तो इसमें आपने जो जो चीजें ऐड की, जैसे आउटबाउंड में तो नॉर्मली आप ऑल ट्रैफिक देते हो कि जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट जाएगी, आई हैव टू सेंड एवरीथिंग टू द यूजर। इनबाउंड में आप जो चीजें डिफाइन करते हो, सपोज आपने एचटीटीपी डिफाइन किया या उसके थ्रू आपको कोई वेब यूआरएल वगैरह आपको लॉन्च करना है, आपको करना है, तो आपने उसको एचटीटीपीएस में आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। फिर आप अगर सपोज कोई लाइनक्स मशीन को यूज कर रहे हो, तो आपको एसएसएच को उसमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे आप उसके थ्रू मतलब पोर्ट को अलाउ करना पड़ेगा, तो आप कर सको। तो काइंड ऑफ नहीं पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा फायरवॉल के ऊपर में, राइट? ठीक है, में आप उसके बाद जब मैं मशीन को लॉन्च कर दूंगा, और क्या था आपको? की पेयर जब मैं मशीन को लॉन्च कर दूंगा, तब मैं उसको एक्सेस कैसे करूंगा? मतलब क्या तरीका है उसको एक्सेस करने का? मतलब मशीन को आपने जैसे सपोज लॉन्च कर दिया, तो आप मतलब मशीन को आपने जैसे सपोज लॉन्च कर दिया, तो आपने उसमें आपने किसी वेब पेज वगैरह आपको होस्ट करना है, तो आपने उसके नहीं, मेरा कंसर्न है कि मैंने मशीन को लॉन्च कर दिया, नाउ आई वांट टू एसएसएच दैट मशीन, मुझे ब्लैक स्क्रीन में वो मशीन को इन करके इंस्टॉल करनी है सॉफ्टवेयर, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा उस मशीन को? आप नॉर्मली की पेयर के थ्रू कनेक्ट करोगे, करेक्ट, आप नॉर्मली की पेयर के थ्रू कनेक्ट करोगे, आप एसएसएच जो आपका कमांड है वो दोगे, यू विल यूज योर पेम फाइल जो आपको की पेयर है, दैट इज अ प्राइवेट की विच इज ओन्ड बाय यू, पब्लिक की इज ओन्ड बाय एडब्ल्यूएस, तो इसके थ्रू आप कनेक्ट करोगे। वंस यू आर इनटू दैट, एंड देन उसके बाद आप उसके अंदर जो भी यही चीज मुझे बेसिकली सुनना था। परफेक्ट, सो वी गाइस आर इन द सिंक, ऑलराइट। सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू अंकु, है ना? बेसिक्स में ही हम मार खा जाते हैं मोस्टली, क्योंकि इंटरव्यूज में भी बेसिक्स ही पूछते हैं लोग, और वहीं पर हम नहीं बता पाते हैं, तो इसलिए इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे एक कोई क्वेरी है, बहुत कॉमन सा सिनेरियो है कि लोग पूछते हैं कि अगर की पेयर डिलीट हो गया तो यू कैन एक्सेस दैट की और नॉट। तो अगर इन केस आपका पब्लिक की अगर आपकी मान लीजिए डिलीट हो गई, सपोज पब्लिक की यू कैन सी इन द एडब्ल्यूएस अकाउंट, अगर आप वहां पे जाते हो तो यू सी लॉट ऑफ स्पैम फाइल्स जो भी आप पब्लिक की बनाते हो, ठीक है, बट यूजिंग योर ओन प्राइवेट की विच इज देयर इन योर सिस्टम, जो कि आपके सिस्टम में स्टोर है ऑथराइज्ड की वाले फोल्डर में, स्टिल यू कैन एक्सेस योर मशीन यूजिंग दैट प्राइवेट की भी चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्राइवेट की भी चला जाता है, सपोज आपका वो भी लॉस हो गया, देन आई डोंट आप नहीं कर सकते हो। फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है, बेसिकली मैंने ट्राई किया था ब्राउज़र पे खोलने का, और इसने खोल के दिया था मुझे। जब आपकी मशीन ये रनिंग होगी ना, तो यहाँ कनेक्ट जब आप करते हो ना, तो अभी इसने नया ऐड किया है, पहले ये ऑप्शन नहीं होता था। तो एक ये ऑप्शन देता है ना कि तुम अपने ब्राउज़र पे भी इस मशीन को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अभी ही इसने मुझे लगता है इसी साल लॉन्च किया है, गूगल जीसीपी को देखते हुए इसने भी ऐसा डाला होगा कुछ ना कुछ, एडब्ल्यूएस ने भी। पहले ऐसा नहीं होता था, जैसे जीसीपी के आप कोई भी मशीन लॉन्च करोगे ना, तो आप उस मशीन को ब्राउज़र पे भी खोल सकते हो, सेल में खोल सकते हो, और ब्राउज़र पे भी, क्लाउड सेल बोलते हैं उसको, तो ब्राउज़र पे भी खोल सकते हो। सिमिलरली आजकल देख रहा हूँ मैं कि ये भी EC2 भी दे रहा है, कि लेकिन उसके लिए आपके पास रूट एक्सेस होना चाहिए, तभी वो देगा, मतलब एडमिन एक्सेस होगा तभी देगा, नहीं तो नहीं देगा करने के लिए। तो अभी हम वो देख लेंगे, है ना, कि अगर हमारे पास नहीं है, हाँ, या फिर HDK से, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, तो ठीक है। इसको बोलते हैं क्लाउड HSM। अच्छा रोशन भाई, जैसे कि एक तो ये होता है कि यस हेलो, जैसे कि हम जब AWS हाँ रोशन भाई, जैसे कि हम जब AWS CLI के थ्रू लॉगिन करते हैं, तो हमने देखा कि वहाँ पे एक जब भी हम एक्सेस की और प्राइवेट एक्सेस की से लॉगिन करते हैं, तो हमारे पास एक क्रेडेंशियल्स नाम का फोल्डर बन जाता है, जिसमें कि वो डेटा स्टोर हो जाता है ना। तो अगर सिस्टम ये कोई सर्वर या कोई इंस्टेंस हमारा रनिंग में है, तो वहाँ पे भी जाके तो हम वो इसको रिट्रीव कर सकते हैं ना।
but बेसिकली that is a AWS basically CLI public. जो आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो ना, वो आप किसी EC2 इंस्टेंस के लिए नहीं कर रहे हो, Mhm. वो आप अपने पूरे AWS अकाउंट को एक्सेस करने के लिए कर रहे हो। अगर AWS अकाउंट के अंदर में 2000 सर्विसेज है तो आप 2000 सर्विसेज एक्सेस करोगे। देखो, अगर एक तरीका है कि मैं GUI से, है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दिस पर्टिकुलर प्लेस वेयर आई एम, दिस इज कॉल्ड द GUI, है ना। इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से मैं कुछ भी ओपन कर सकता हूँ, कुछ भी डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे कुछ भी खोलना पड़े तो मैं खोल सकता हूँ। सिमिलरली अगर आपको यही सर्विसेज, आपको GUI, आपके पास गूगल क्रोम नहीं है, आपके पास GUI का कोई टूल नहीं है ना, कुछ भी टूल नहीं है जिससे कि आप GUI कर सकते हो, आपके पास सिर्फ ब्लैक स्क्रीन है, यू वांट टू एक्सेस योर AWS account, है ना, just because to launch something, delete something. So how you can do it? You should have a AWS CLI installed and configure in your account, in your laptop. अब अंदर में जो क्रीडेंशियल्स की बात कर रहे हो, वो क्रीडेंशियल्स हो गई आपकी यूज़र आईडी पासवर्ड। जैसे यहाँ पर एक यूज़र है एडमिन, है ना, तो इस यूज़र का, जो एडमिन का यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, वो उसकी बात हो रही है। जो क्रीडेंशियल डॉट AWS के अंदर जो क्रीडेंशियल और कॉन्फ़िग बनती है ना, वो Okay. उसका है, इस एडमिन यूज़र का। जैसे मैं अगर इसमें लॉगिन करूँ, लॉग आउट करके, तो मैं डालूंगा एडमिन और admin@123, ठीक है। तो यूज़र आईडी हो गया एडमिन और पासवर्ड हो गया admin@123, ठीक है। ये कहाँ से आया? IAM से आया, है ना। हमने IAM में यूज़र बनाया था एडमिन, तभी तो हम यूज़र एडमिन से यहाँ से लॉगिन कर पा रहे हैं। सिमिलरली वहाँ पर आपको याद होगा, हमने एक्सेस की और सेक्रेट एक्सेस की बनाई थी। IAM के अंदर में जा करके हमने क्या बनाया था? एक्सेस की और सेक्रेट एक्सेस की, याद है? तो एक्सेस Right. की और सेक्रेट एक्सेस की इज अ यूजर आईडी एंड पासवर्ड। सेक्रेट जहां लगा हुआ है दैट इज पासवर्ड, एक्सेस जहां लगा हुआ है दैट इज अ यूजर आईडी, ठीक है। तो ये 16 डिजिट और 27 डिजिट, इन दोनों डिजिट्स में ये दोनों खेलते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड जो होती है इसके लिए, जो कि सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर में होती है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस की और सेक्रेट एक्सेस की, तो यही चीज़ आपकी वहाँ पर दिखती है। तो मतलब हमें अगर पूरे अकाउंट को एक्सेस करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, GUI से मैं यहाँ पर लॉग आउट करके लॉगिन कर सकता हूँ, मेरे पास एक URL होगा और मेरे पास गूगल क्रोम, मोजिला, कोई भी ब्राउज़र होगा, मैं उससे कर सकता हूँ। दूसरा, अगर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ये सारी सर्विसेज को यूज़ करनी है, देन आई कैन यूज़ दिस कीज टू एक्सेस माई अकाउंट्स एंड सर्विसेज, दैट्स इट। समझे या फिर कोई कंफ्यूजन है? इसमें रोशन एक्सेस का रोल बेसिकली अगर हमें CLI को कॉन्फ़िगर करने के टाइम पे आता है, राइट? वहाँ पे अगर हमें यस, एक्सेस की, CLI सेक्रेट को यूज एक्सेस की करना है आप तो सिर्फ ये और सिर्फ CLI और SDK में ही यूज़ होगा, वो GUI में यूज़ नहीं होगा कहीं भी। व्हाट आई मीन टू से, आई आई कैन नॉट यूज़ एंड इन एक्सेस केस की एंड अगर हम सेक्रेट एक्सेस की हियर। बोलिए आप, बोलिए। अगर मैं साइन इन टू कंसोल करता हूँ, ठीक है, एंड दिस गाय इज गोइंग टू आस्क मी द यूजर आईडी पासवर्ड, है ना, यहाँ मैं एक्सेस की, सेक्रेट एक्सेस ही नहीं डाल सकता, क्योंकि वो भी तो यूजर आईडी पासवर्ड ही है, लेकिन मैं यहाँ नहीं डाल सकता। यहाँ अगर मैं डालूंगा तो वो चलेगा नहीं। तो वह कहाँ के लिए बना है? वो SDK और CLI के लिए ही बना है। और सिमिलरली यहाँ पर अगर आप जाके वो एक्सेस की, सेक्रेट एक्सेस की के अलावा यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो यहाँ के लिए नहीं बना है। तो जिस आदमी का जहाँ पे काम होता है वो वहीं पे काम कर पाएगा। राइट, ठीक है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। हाँ हाँ। हम्म। किस ये अभिनीत का क्वेश्चन क्या था ये लास्ट वाला, मैं मतलब ये अभिनीत का क्वेश्चन क्या था ये लास्ट वाला, मैं मतलब अगर वो सीक्रेट एक्सेस की और वो नहीं, डिलीट हो जाए तो की मतलब आप पेयर बता रहे थे। एक्सेस की तो फिर भी बन जाएगी, की पेयर की बात हो रही थी। EC2 को हम कैसे एक्सेस करते हैं? की हाँ पेयर्स के थ्रू एक्सेस करते हैं ना। एक्जेक्टली। तो की पेयर अगर डिलीट हो यस गया तो फिर एक्जेक्टली। मशीन एक्सेस नहीं होगा। अगर आपके पास क्लाउड HSM इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी मशीन के ऊपर, तब तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ओके रोशन भाई सपोर्ट में टिकट डाले तो क्या वो भी नहीं ओके। रिट्रीव कर सकते? रोशन नहीं, भाई एक्सेस सपोर्ट की, में सेक्रेट टिकट डाले एक्सेस तो की क्या वो वो भी रिट्राई नहीं करके नहीं रिट्रीव दे कर पाएंगे। सकते? तो इसके लिए क्लाउड HSM होना चाहिए इंस्टॉल। हाँ, क्लाउड तो इसके लिए HSM एक क्लाउड टूल है HSM होना चाहिए जो इंस्टॉल। आपके मशीन के ऊपर में डलना चाहिए हर एक EC2 इंस्टेंस पे। उससे आप क्या करोगे कि उससे ना ब्राउज़र पे एक्सेस कर पाओगे। क्लाउड HSM करके होती है एक्सेस। रोशन सीक्रेट एक्सेस की तो हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, राइट? अगर डिलीट भी हो जाती है
एंड हमारे पास नहीं है और हम AWS CLI में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट वहाँ पे इज क्रिएट यू कैन क्रिएट, वो आप क्रिएट कर सकते हो। अरे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मैं अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करता हूँ, है ना। तो लॉगिन करने के लिए मुझे यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए, राइट। तो यूजर आईडी पासवर्ड तो मैं जितनी बार फॉरगेट करूंगा उतनी बार क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। लेकिन EC2 को एक्सेस करने के लिए फिर, अब EC2 तो एक सर्विस हो गई ना। AWS इज अ डिफरेंट थिंग ना। AWS तो पूरा का पूरा पेरेंट अकाउंट की बात हो रही है, ये पूरे अकाउंट की बात हो रही है। तो इस अकाउंट में तो यूजर आईडी पासवर्ड होता है, इस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए एक्सेस की, सेक्रेट एक्सेस की यूज होती है, ठीक है। लेकिन जब हम की पेयर की बात करते हैं, इसका मतलब कि हम किसी सर्विस की बात कर रहे हैं। की पेयर किसको बिलोंग करता है? सिर्फ EC2 को ही तो बिलोंग करता है, और तो किसी को बिलोंग नहीं करता है ना। वो तो एक दूसरा मतलब इस सर्विस की बात हो रही है, वो इसकी बात नहीं हो रही है। जो मेरा राइट साइड में एडमिन लिखा हुआ है, इसकी बात नहीं हो रही है। अब बात हो रही है इस पर्टिकुलर मशीन की। इस पर्टिकुलर मशीन को एक्सेस करने के लिए ये कीज जरूरी है। इसमें देख रहे हो, मैंने इसका नाम दिया है IM ग्रुप। मैंने इसका नाम एडमिन क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये इससे बिलोंग ही नहीं करता है। ये तो एक प्राइवेट की फाइल है, दैट्स इट, है ना। तो ये अगर डिलीट हो गई आपके लैपटॉप से भी, तो आप यू कैन नॉट एक्सेस इट। तो ये कीपर एक दूसरा चीज है, मतलब SSH करने वाला बात हो रही है यहाँ पर। ये अकाउंट की बात नहीं हो रही है। AWS CLI is used to access your account, it is not just used to access your EC2 instance, ठीक है। by using AWS CLI you can access complete account, it is not something like you are just going to access your EC2 instance or S3 or something else. I guess now we are clear, right? क्लियर है और कंफ्यूजन है? सही है रोशन भाई, सही है। ओके, ठीक है, सही है रोशन भाई, सही है। ठीक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन अंकु से है। अंकु, आप मुझे बताओ कि 3 चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा रिगार्डिंग VPC, है ना। VPC में राउट टेबल की क्या यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा, जब हम नेटवर्क बनाते हैं VPC के अंदर में, ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि पब्लिक कौन सी है, प्राइवेट कौन सी है? नेटवर्क कौन सा पब्लिक है, कौन सा प्राइवेट है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम BPC बनाते हैं और उसमें और जो सबनेट बनाते हैं, तो पब्लिक अगर 2 सबनेट हमने बनाए XYZ और ABC, तो जिस जिस भी सबनेट में आपका इंटरनेट गेटवे अटैच है वो आपका दैट इज योर पब्लिक गेटवे सबनेट। और जिसमें आपका इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं है वो आपका प्राइवेट गेटवे है, और सॉरी प्राइवेट सबनेट, राइट। और राउट टेबल इज बेसिकली ट्रैफिक को राउट करने के लिए है कि एक सोर्स से आ रहा है और उसमें डिफाइन है कहाँ किस किस के लिए अलाउ है और क्या है, वो डिफाइन करने के लिए राउट So route table कहाँ is जाए और basically क्या है used to उसके लिए। define the routing on our subnets. That's it. ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। उसको आपने अभी 2 क्वेश्चंस बचे हैं मेरे पास, एक अमित के लिए और एक रोहित के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं रोहित से पूछूंगा। रोहित, हमने S3 पढ़ा था, है ना। तो S3 में कितने तरह के स्टोरेज क्लास होते हैं, पहला। और दूसरा, S3 का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं CDN के साथ में, जो कि हमने किया भी है, तो उसके इंटीग्रेशन के लिए बता पाओगे कि हमें क्या क्या यूज़ करते हैं और क्यों करना चाहिए S3 का CDN के साथ इंटीग्रेशन? तो 3 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे पास, है ना। पहला स्टोरेज क्लास, दूसरा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, श्योर, तीसरा क्यों करना चाहिए। ठीक है रोशन भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ठीक है रोशन भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने 3 टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लास पढ़ी थी। फर्स्ट वन स्टोरेज फ्रीक्वेंट क्लास, सेकेंड वन इज स्टोरेज इनफ्रीक्वेंट क्लास, एंड थर्ड वन इज आर्काइवल स्टोरेज क्लास, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लेशियर स्टोरेज क्लास। इन केस अगर हमें कोई कंटेंट है उसको एक्सेस करना है फ्रीक्वेंट बेसिस पे, तो वो जाएगा स्टोरेज फ्रीक्वेंट क्लासेस में। और काइंड ऑफ फोटोज, जैसे कोई साइट है उस पर क्लिक हो रहे हैं, तो वो उसका पार्ट है, ठीक है। इन केस जैसे कोई लॉग्स स्टोर करने हैं, सम काइंड ऑफ, मतलब अगर कुछ इशू आ जाए तो हम वहां से देख सकते हैं, तो वो स्टोरेज इनफ्रीक्वेंट क्लास में जाएगा। एंड इन केस अगर हमें कोई डाटा रखना है फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म्स के लिए रखना है, तो परफेक्ट। वो हम रखेंगे आर्काइवल स्टोरेज क्लास में। तो
सेकंड ये है कि हाँ, सीडीएन का यूज क्या है? सीडीएन स्टैंड फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। हम इसकी इंटीग्रेशन इसलिए करते हैं S3 के साथ, ताकि डिलीवर हम करना है। अपने डाटा को एंड यूजर तक डिलीवर करना है, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि अगर कोई हमें S3 बकेट है, हमें उसको पब्लिक नहीं बनाना चाहिए। अगर पब्लिक बना देंगे तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। उसको हम प्राइवेट करेंगे और हाँ। उसको सीडीएन के थ्रू हम एक्सेस करेंगे। और जो भी हम कोड शेयर करेंगे या कुछ भी शेयर करेंगे, हम वो S3 बकेट का यूआरएल शेयर नहीं करेंगे, सीडीएन का करेंगे। अगर हमें कहीं पे कोड में पास करना है, समथिंग कुछ भी करना है। सही है। रोशन भाई अभी मेरे को मतलब स्टेप्स तो मुझे मेरी रोशन भाई अभी मेरे को मतलब स्टेप्स ठीक तो है, मुझे कोई मेरी नहीं, बहुत अच्छा रिकॉल है नहीं फिर कर भी, पा रहा हूँ कि मतलब क्या क्या स्टेप किए थे। आई रियली फील गुड कि आप लोग मतलब इतने ज़्यादा सिंक में हो अभी तक, क्योंकि मेरे मॉर्निंग वाले बैच में लोग इतने ज़्यादा सिंक में नहीं हैं। दे गाइज आर ओनली 1-2 गाइज आर ओनली परफॉर्मिंग, नॉट एवरीवन, बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यू ऑल आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, सो इट्स वेरी गुड। ओके, सो अमित, आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास। आई गेस ये रिपीटेड होगा, बट एक नहीं, मैं आपसे ना 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके लिए लोड बैलेंसर वाला, ठीक है। तीनों लोड बैलेंसर में मुझे डिफरेंस बता दो आप कि तीनों लोड बैलेंसर में डिफरेंस क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा आरडीएस के लिए, ठीक है। तो आरडीएस में हम कितने तरह के डाटाबेस को सपोर्ट करते हैं, और हम थोड़ा सा मुझे स्टेप्स बता दो कि आरडीएस को हम कैसे लॉन्च कर सकते हैं। रोशन भाई पहले तो लोड बैलेंसर हम्म तो बेसिकली लोड बैलेंसर तो हम अपने हम्म डेटा सेंटर पर लोड को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं, हम्म जिससे कि हम बैक एंड में चाहे कितने भी इंस्टेंस यूज कर रहे हो, उसको इक्वली मैनेज कर सकें, किसी सिंगल इंस्टेंस पे ज़्यादा लोड ना पड़े। साथ में सेंट्रलाइज एक सिंगल लिंक यूज कर सके एंड यूजर को देने के लिए, इंस्टेड ऑफ एवरी नोड एवरी इंस्टेंस का। तरह के होते हैं AWS में लोड बैलेंसर तरह के होते हैं AWS में लोड बैलेंसर। एक तो आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड क्लासिक लोड बैलेंसर। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इज वर्किंग ऑन layer application layer where it is providing load balancing for modern applications, जहाँ आप मतलब काफी कॉम्प्लेक्स लोड बैलेंसिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट राउटिंग प्रोवाइड कर सकते हो। नेटवर्क लोड बैलेंसर आपका आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर आपका लेयर 4 पे काम कर रहा है, नेटवर्क लेयर पे। नॉर्मली अगर आपको और इसमें आप नॉर्मली अगर आपको हाई आई ऑप्स हैं, काफी बिजी ट्रैफिक है, तो आप नेटवर्क लोड बैलेंसर का यूज करते हो नॉर्मली। इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है कंपेयर टू क्लासिक लोड बैलेंसर। थर्ड वन इज क्लासिक लोड बैलेंसर विच इज क्वाइट ओल्ड नाउ, जिसको आप यूज कर सकते हो अगर आपका नेटवर्किंग आपका क्लासिक नेटवर्क पे है, आपका AWS का क्लासिक नेटवर्क यूज कर रहे हो, तो आप इस लोड बैलेंसर को यूज कर सकते हो। ये लोड बैलेंसर जैसे आप HTTP ट्रैफिक को लोड बैलेंसिंग कर पाते हो, जैसे आप HTTP ट्रैफिक को कर सकते हो लोड बैलेंस, बट कॉम्प्लेक्स राउट भी नहीं हो पा लोड रहा था बैलेंसिंग ना, आप हमने कर नहीं देखा ना सकते कि हम इसमें 80 से 80 पे भेज रहे थे तो नहीं कर पा रहा था ये। हाँ यूज कर सकते हो आप, या तो एक हटा के दूसरा लगा लो। हाँ, तो आप एक ही यूज कर सकते हो अगर आप, हम या तो नेटवर्क एक लोड हटा के बैलेंसर दूसरा यूज लगा करते लो, तो हम ये काम पहला कर वाला नहीं सकते कर थे। पाओगे। हाँ, काफी बिग सी थोड़ा सा FAQ में ये भी था कि हाँ, और जो मैंने पढ़ा था थोड़ा सा FAQ में ये भी था कि जहाँ पे आपके हाई आपका नेटवर्क यूज होता है, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है, तो आप नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करते हो। जैसे कि अगर इसकी हमने काफी उसने अच्छी डिस्कस किया था कैपेबिलिटीज कि है अगर हमें परफॉर्मेंस वाइज। कम्युनिकेशन करने के लिए वीपीसी एंड पॉइंट बनाना है तो हम वहाँ पर भी नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरा का पूरा गेम नेटवर्क पे ही होगा, है ना। ठीक है। दूसरा आपने पूछा था आरडीएस मैंने अच्छा अच्छा। आरडीएस मैंने लास्ट क्लास में से देखी नहीं और वीडियो भी नहीं देखा, बट जो थोड़ा सा मुझे पता है इसका मतलब रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है ये। तो ऐसे में देखें हम इन हाउस देखें तो हम एसक्यूएल डीबी इंस्टॉल कर लेते हैं एप्लीकेशन के लिए। तो इसी को हम इन हाउस ना यूज करें, AWS ने हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसको बैक एंड में इंफ्रा वही संभाल रहे हैं AWS वाले। सर्विस की तरह यूज कर सकते हैं हम एज ए
सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की तरह यूज कर सकते हैं उसको, तो उसको अपने एप्लीकेशन से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बैकएंड का सब वो देख रहे हैं, इसका स्केल आउट स्केल इन वो सब हमें कुछ नहीं करना, वो बैकएंड वो देख रहे हैं, परफॉर्मेंस वाइज वो मैनेज ठीक कर है, रहे हैं, वेरी बट हम गुड। यूज कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को तो अपने काफ़ी हिसाब हद से। तक हम लोग सारे कोई सिंक में हैं, है ना? हमने कहीं भी अपने आप को लॉस नहीं होने दिया है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अभी हम नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा, है ना, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लेइंग विद द यू नो सर्विसेज और इंटीग्रेटिंग द सर्विसेज विद ईच अदर। सो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को ये दिया है या नहीं, आई डोंट नो। ठीक है। रोशन भाई, हाँ जी, हाँ जी। ये ईसीएस रोशन भाई ट्रेल क्या होता है? ये ECS ईसीएस और is a क्लाउड ट्रेल container क्या होता है? service which is orchestrating your container, Docker container, है ना? और ये क्या होता है, क्यों होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द प्रोजेक्ट। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊंगा तो आप ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो ओके, जाओगे। यू कैन सी कि हमारे प्रोजेक्ट में ना वी आर यूजिंग द ECS। श्योर श्योर श्योर। ठीक है, यहाँ देखो मेरे प्रोजेक्ट में हम ECS यूज़ करने वाले हैं। ठीक। तो बेसिकली ये जो आर्किटेक्चर डायग्राम है, दैट आर्किटेक्चर डायग्राम वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट, और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी, मतलब मोबाइल न्यूज़पेपर कंपनी है ना, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, ये सब होते हैं ना। तो एक न्यूज़पेपर कंपनी का ऐप है, ठीक है। और वो ऐप PHP पे और लैंप इन्वायरमेंट समझ लो आप, लैंप इन्वायरमेंट है, ठीक है। वो कैसे उसको क्यों इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, और वो कैसे इंटीग्रेट होता है, और एंड बेसिकली जब मैं एंड रिजल्ट आपको दूंगा, जब आप इसमें कोड डिप्लॉय करोगे तो यू विल गेट ओनली ए लैंप इन्वायरमेंट, जहाँ पर कि एक यूज़र आप कुछ डाटा डाल रहे होगे और वो डाटा सेव हो रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिक मेथड हो गया कि अपने आप को तैयार करने का, कि 3 एप्लीकेशंस को एक साथ इंटीग्रेट कैसे करते हैं, लाइक एनजिनिक्स और PHP अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे आपस में बात करती है। दूसरा, हम सारा कुछ जो है वो डॉकर के ऊपर चलाने वाले हैं, ठीक है। तो डॉकर के ऊपर में चीज़ें चलती कैसे हैं, है ना? पहला तो कंटेनर्स रन होता है, तो वो कैसे रन होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ऑर्केस्ट्रेशन टूल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों हमें ऐसा ज़रूरत पड़ा कि हम अगर कंटेनर चला रहे हैं तो वो कंटेनर को कोई ऑर्केस्ट्रेट करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट में, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि आप लोग ज़रूर उसको इंटीग्रेट कर लोगे, बिकॉज पहले वाले बंदे तो नहीं कर पाए अभी तक इस प्रोजेक्ट को, उन्होंने अभी तक शुरू रोशन भाई, जैसे कि डॉकर और कंटेनर और ऑर्केस्ट्रेशन जो भी चीज़ें आएंगी, ये टर्मिनोलॉजी, बिकॉज हम लोग को तो बहुत ज़्यादा पता नहीं है इसका, ना, डॉकर और कंटेनर का। 100%, तो उसको जैसे ये कि 100%। आप इंट्रोड्यूस तो करेंगे, है ना, अगर प्रोजेक्ट के दौरान कोई ही? भी नई चीज़ आएगी, ओके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी जितनी भी चीज़ होगी इसमें मुझे लगता है कि 30-40% चीज़ें तो आपने कर दी होंगी, है ना? कुछ चीज़ें आपने नहीं की होंगी, मुझे लगता है कि 30-40% ही ऐसा होगा जो नहीं की होगी, बाकी चीज़ें कर ली होंगी। जैसे कि आपने नहीं जो किया होगा वो इलास्टिक बीनस्टॉक होगा, ECS होगा, ECR होगा, है ना? बाकी आपने जो कर लिया है वो क्लाउड फ्रंट, S3, ठीक है, लोड बैलेंसर, ये सारी चीज़ें आपने कर ली। तो जो नहीं हुआ रहेगा ना उसको हम करेंगे अच्छे से, थोड़ा टाइम लगा के हम करेंगे कि हाँ। और जैसे हर कुछ तो मैं कवर नहीं कर सकता यहाँ पे, है ना, लेकिन मैं आपको एक अच्छा सा रिसोर्स भी साथ साथ में देता रहूँगा, कि आप उस रिसोर्स का यूज़ करके ना थोड़ा सा खुद भी टाइम इन्वेस्ट करके पढ़ो। जैसे डॉकर की बात हुई कि डॉकर काम कैसे करता है, क्या होता है ना? तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे सकता हूँ कि डॉकर का काम क्या होता है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए मैं आपको 5-7 टास्क दे सकता हूँ कि ये सारे टास्क हैं, इन सब टास्क को अगर आप करोगे तो आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन और ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए तो फिर आपको मतलब जो लिंक वगैरह मैं शेयर करूँगा उसको आपको थोड़ा सा गो थ्रू होना पड़ेगा, अपने से थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली डॉकर में चीज़ें चलती कैसे हैं और क्यों ज़रूरत पड़ी डॉकर की, है ना?
क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं जिसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट 2 में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे विदाउट एनी AWS रिसोर्सेज। वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट थिंग लाइक कैसे होता है CI/CD जनरली, है ना। तो यहाँ पर हम जेनकिंस के साथ में यूज़ करेंगे JFrog, सोनार, मेवन और जावा का एप्लीकेशन। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम कोई भी एप्लीकेशन को कंपाइल करके और एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर में पाइपलाइन को कैसे डालते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे पूछता है ना कि अभी वर्कड ऑन एनी पाइपलाइन, so in that scenario you can say like yes I have worked on my pipeline and that was my design architecture design of my pipeline। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो लेट्स गो स्लोली स्लोली, है ना। हम यहाँ तक पहुँच गए स्लोली स्लोली में, तो वी कैन गो फार ऑल्सो। नेक्स्ट क्लास कब होगी रोशन भाई?